नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 12वीं के साहित्य हिंदी का प्रथम पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कवि का परिचय, जयशंकर प्रसाद का परिचय, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हमने पढ़ा। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे मूल पाठ पढ़ेंगे। मूल पाठ में इस पाठ में दो कविता आई है। एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। ठीक है, तो पाठ परिचय में किसी भी पाठ का पाठ परिचय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसमें क्या क्या चीजें आई हुई है। तो जो पुस्तक में जो चीज आई हुई है तो उसको हमने एक बार शार्पट पर लिखा है और उस हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से है? तो पहला ही प्रश्न छोटा सा प्रश्न था, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन है, देवसेना का क्या परिचय है और क्या इसकी घटना कहानी स्टोरी है? तो देवसेना मालवा के राजा है और राजा का नाम है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा की बहन है देवसेना। और हुणों के आक्रमण, जब आर्यवर्त में या भारत में हुणों का आक्रमण होता है, हुणों के आक्रमण में यह है संकट के घड़ी में बंधु वर्मा का जो पूरा परिवार है वो वीर गति को प्राप्त होता है। हुणों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में थे। आर्यवर्त में भारतीय लोग, आर्यवर्त के लिए भारतीय लोग, और बंधु वर्मा सहित मतलब पूरा परिवार है वो वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर क्या उस परिवार में कौन बची? तो बची थी वो देवसेना। उस परिवार में देवसेना बची थी और देवसेना अपने भाई के सपनों को, अर्थात जो काम भाई ने नहीं किया था उस काम को करना चाहती है। तो देवसेना के सपनों को साकार, देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा, ये बात इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र सेवा का वर्त लिए रहे है। वो सोचती है कि क्यों ना मेरे भाई ने जो काम किया है या कोई सपना या कोई काम बाकी रहे हैं उस काम को मैं पूरा करूंगी। तो ये पूरा काम करने का मतलब है एक राष्ट्र सेवा करना या एक राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र हित के बारे में काम करने का वर्त ले लेती है। अब वर्त लेते हैं तो वर्त कैसे पार होगा या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। जीवन में देवसेना को किसकी चाह थी? स्कंदगुप्त की चाह थी। ठीक है, किंतु स्कंदगुप्त जो प्रेम है वो अलग करते थे। तो किससे करते थे? स्कंदगुप्त मालवा के राजा थे जिनका नाम धनकुबेर था। धनकुबेर और धनकुबेर की जो कन्या थी जिसका नाम है विजया। विजया से क्या करते थे? प्रेम करते थे। मतलब यहाँ दो अलग अलग प्रेम के बारे में बात हुई है। मतलब यह है कि देवसेना चाहती है, स्कंदगुप्त को चाहती है, जबकि स्कंदगुप्त है वो देवसेना को न चाह करके और किसको चाहते हैं? वो चाहते हैं धनकुबेर की जो कन्या है जिसका नाम विजय है, विजया से प्रेम करते हैं। आगे क्या होता है? विजया का स्वप्न देखते हैं या उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं। आखिरी में ऐसी स्थिति आती है कि स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम पड़ाव पर या जो काफी समय जीवन का बीत जाते हैं उस बीते समय के बाद में वो वापस देवसेना को प्राप्त करना चाहते हैं या देवसेना से प्रेम करते हैं। फिर क्या होता है? फिर किंतु देवसेना तब तक क्या, जितना समय पहले उसने सोचा था उसके बाद के समय तक देवसेना ने क्या किया? तो देवसेना तब तक एक वृद्ध प्रणदत्त था, प्रणदत्त नाम है, उस प्रणदत्त के आश्रम में रह करके और गाना गाती है या अपना संगीत इत्यादि करके और भीख मांगती है। और साथ ही साथ जो हमारी कवित्री है
माधवी वर्मा की समाधि को वो परिष्कृत करती है या उसको सजाती है, संवारती है, ऐसा काम भी वो करती है। ये देवसेना काम करती है। ये देवसेना व्रत प्रणदत्त है, उस प्रणदत्त की कुटिया में रह करके गीत गाती है, और गीत गा करके साथ ही साथ वो भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है। ठीक है। उसके बाद में स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर, स्कंदगुप्त जीवन के आखिरी पड़ाव में देवसेना से अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं या उनसे विनती करते हैं। विनती करने पर जब वो तैयार नहीं होती है, जब देवसेना का समय बीत चुका है या उसका जो व्रत था या उसका जो काम करना था उस काम को उन्होंने हृदय में सजो कर रखा था, और किस प्रकार से वो लेकर इस समय तक अपने आप को संयम रखने का काम करती है, तब तक वो समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद में क्या करती है, समय बीतने के बाद में जब वो तैयार नहीं होती है तो स्कंदगुप्त आजीवन कुमारा, आजीवन कुमारा को जवाब न करना, ठीक है, आजीवन कुमारा रहने का व्रत ले लेता है। ठीक है। फिर इधर देवसेना कहती है, ये पंक्तियां हमारी इम्पोर्टेंट दोनों में। इधर देवसेना क्या कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सोजा, हृदय की कोमल कल्पना का आशय उनका प्रेम है, और उस प्रेम को एक समय बीतने के बाद में उसको शांत करने की बात कहती है। हृदय की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जीवन में जिस चीज की संभावना नहीं है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे द्वार पर आए लुटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। यहाँ द्वार के बारे में क्या बात है, यहाँ जिसे द्वार पर, यहाँ स्कंदगुप्त की बात कही है, यहाँ कही है कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं, किसकी, स्कंदगुप्त की। शुरुआती पड़ाव में स्कंदगुप्त की कोई संभावना नहीं थी, तो वो कहती है जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए स्कंदगुप्त जब द्वार पर आकर के और देवसेना को पाने के लिए वो अनुनय भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कहती है कि जिसे द्वार पर आए हुए को लुटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। वो अपने मन को, अपने खुद को संबोधित करती ही कहती है, आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षाओं सबसे मैं विदा लेती हूँ, अर्थात अपने संपूर्ण जीवन की जो आशा, आकांक्षा, चाह, मुराद, अभिलाषा, कामना सारी थी, उससे वो विदा लेती है। तब वो गीत गाती है, और उस गीत की शुरुआती पंक्ति है जो हमारे पाठ की पहली पंक्ति, वो कहती है, आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्म संचित जीवन संचित मधुरियों की भीख लुटाई। पाठकार के परिचय की संग्राम में और है, ठीक है, इसके बाद में और हम देखेंगे। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि शुरुआती जो पंक्ति ना हमने पूरी की, आ वेदना मिली विदाई, ये इस गीत की ध्रुव पंक्ति है या शुरुआत वाली पंक्ति है। इसके बारे में और क्या कहना चाहती है देवसेना, देवसेना के गीत पाठ में देखेंगे। देवसेना का जो गीत की पहली पंक्ति, ध्रुव पंक्ति, आ वेदना मिली विदाई, वेदना पीड़ा को, दुख को, कष्ट को कहते हैं, उससे विदाई मिली। देवसेना का ये का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन के दृष्टिपात होता है, उस जीवन को देखने वाले या उसको नजर करने वाले अपने दृष्टिपात करते, अपने अनुभवों में, अपने अनुभव मतलब उसके जीवन का जो अनुभव है, उस अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है। वो ये कहती है कि जीवन में जब वो यौन अवस्था में थी तो उस समय किस प्रकार से लोगों की उसके ऊपर दृष्टि हुआ करती थी, उन दृष्टियों से भी वो किस प्रकार से बच करके रही है। तो दृष्टिपात करते अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है। क्या करती है, जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला, संध्या की बेला मतलब जीवन लगभग ढल चुका है, ठीक है ना,
प्रातः प्रभात का मतलब शुरुआती जीवन है और संध्या मतलब उसका जीवन ढल चुका है। जीवन संध्या की बेला में वे अपने यौवन यौवन का होता है युवा अवस्था में थी उस समय के क्रियाकलापों को याद करती है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था के बाद उम्र के बाद वो शुरुआती जो यौवन अवस्था थी युवा अवस्था थी, ठीक है, उस अवस्था के क्रियाकलापों को याद करती। क्रियाकलापों में होता है क्या क्या वो काम करती थी या उसका जीवन कैसा था, उसको वो क्या करती है, याद करती है। जीवन के क्रियाकलापों को याद करती है। वे अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए हुए कर्मों की श्रेणी में रख रही है। वो क्या कहती है कि मैंने मेरी उस यौवन अवस्था में जो क्रियाकलाप किया है या जो काम किया है उसको किस श्रेणी में रखती है, वो ब्रह्मवश अपने ब्रह्म के वश में किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती है कि मैंने ब्रह्मवश में गलत काम किया है, या कह सकती है मैंने मेरे जो कर्म किए उसको किस ब्रह्मवश में किया है, अंधेरे में। और उस समय की नादानियां बोलता है ना समझी या जिसको समझ नहीं आती है, या कह सकते हैं उस समय हम समझदार नहीं होते, नादानियों के पश्चाताप स्वरूप। पश्चाताप होता है जब हम शुरुआत में कोई गलती करते हैं उसके बाद में जब बड़े होते हैं समझते हैं तब हम सोचते हैं हाँ ये बचपन में नादानी की है, गलतियां की है, तो उसका हमको फिर बाद में पश्चाताप होता है। ठीक है, तो ऐसे भी उसमें देवसेना में भी पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अदर्श धारा बहती जा रही है। मतलब उस आंखों में से उसकी असंख्य रूप से आंसुओं की बूंदें चली आ रही है। क्या कारण कहती हैं, वो कहती हैं अपने उस शुरुआती जो यौन अवस्था है उसकी क्रियाकलापों को जो याद करते हैं तब उसके मन में वो वेदनाएं प्रकट होती है, दुख प्रकट होता है, वेदना। ठीक है, उस वेदना को वो प्रकट करती है, कहती है, क्या कहती है आगे देखिए, अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहों ही दिखाई पड़ती है। मतलब जब वो किशोर ये यौन अवस्था में थी ना तब किस प्रकार से लोगों की उसके ऊपर दृष्टिपात हुआ करता था, उसके ऊपर आसपास की चीज बताइए, अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहों ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को उससे बचाने की कोशिश करती है। वो अपने आप को क्या करती है, उन सब लोगों की नजरों से बचाना चाहती है या अलग रखना चाहती है। दृष्टिपात को या जो लोग उनके ऊपर नजर रखते थे उन लोगों को किस प्रकार से उनको अलग करके उनकी नजरों को बचा करके और क्या करी अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहों की दिखाई देती है और वह स्वयं को इससे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है अर्थात अपने संपूर्ण जीवन की जो अवस्था बीती है उसको वो पूंजी कहती है। इसलिए बचाना चाहती थी वो स्तन के लिए बचाना चाहती थी। क्या कहती है आगे, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी थी या खजाना था, अपना संपूर्ण जीवन को खजाने के रूप में था, सारी कमाई है और वो उसे बचा नहीं सकी। मतलब जो उसने अपना जीवन जिया है और उस जीवन को फिर उसने सही ढंग से बचा नहीं पाई। जो सपना था या जो काम उसको करना था वो नहीं कर पाई। क्या कहती है, सारी कमाई है वह उसे बचा नहीं सकी। यही वेदना है और यही वेदना है कि मुझे किस अवस्था में क्या काम करना था। तो राष्ट्र सेवा का काम करना था या इस देश के लिए कुछ समर्पित होकर काम करना था, वो उनके लिए वेदना बन जाती है। क्या कहती हैं, यही वेदना है और वेदना के साथ क्या कहती हैं, प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है और उस प्रलय है वो जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के और वो आया है विनाश। प्रलय बोलता है विनाश उसके जीवन रूपी रथ पर सवार होकर आया है। वह अपनी तुर्कमान अपनी उस तेज गति की दुर्बलताओं कमजोरियां या उस कमियों को हराने की निश्चितता के बावजूद भी प्रलय से लोहा लेती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी वो जो प्रलय है जीवन रूपी प्रलय को उस अपनी दुर्बलताओं या कमजोरियों से हराने की निश्चितता के बावजूद भी वो लोहा लेती है। लोहा लेने का बोलता है संघर्ष करना।
और ये कविता मूल रूप से गीत के सिर्फ के लोअर रहती है, गीत के सिर्फ में रची गई है कविता। वेदना के क्षणों में भी, वेदना को होता है पीड़ा या दुख के क्षणों में भी मनुष्य और प्रकृति, या दो चीज बनी हुई है, मानव और प्रकृति, नेचुरल रूप, लेकिन मानव और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती हैं। तो यह था देवसेना पाठ का सारांश। किसी भी पाठ में दो चीज होती है कि एक तो शुरुआत में हम कोई कवि परिचय पढ़ते हैं, कवि परिचय के बाद का जो दूसरा हिस्सा होता है वो पाठ परिचय होता है। पाठ परिचय कविता का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है, कि उसमें हम जो आगे पाठ पढ़ेंगे उसकी एक बार पूरी समरी हमने पढ़ ली। ये जो पाठ परिचय है शुरुआती जो चरण में है, इसमें दे रखा है ये पाठ एक मतलब कविता दो है, तो हमने पहली कविता का जो सारांश है पूरे बोर्ड पर लिख करके उसको अध्ययन, उसका पूरा अध्ययन किया है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मूल पाठ। मूल पाठ में जो हमारी कविता है उस कविता की शब्द व्याख्या या उसके कामों को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे।